भाई साहब आज हमारे कमेंट सेक्शन की टपरी में ऐसी टॉक्सिसिटी और आग फैलने वाली है ना, क्या करें यार। मुद्दा ही ऐसा है कि भैया बातचीत तो से बनती है। अब देखो आज यहाँ पर ऑफकोर्स एक महीने पहले जब फीफा की नॉमिनेशंस वगैरह आई थी, तुमको पता है बैलन डोर का एक अलग सेरेमनी होती है और फीफा की अब अलग सेरेमनी होती है। 2010 से 2016 तक ये एक साथ होती थी, लेकिन उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते हो गए, दोनों का ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर भाई अवार्ड सेरेमनी हुई और ऑफकोर्स हम क्लाइमेक्स पे बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले भाई वर्ल्ड 11 की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर से हिस्ट्री बनाई, क्योंकि वो पहले एकमात्र प्लेयर है जिसने 17 साल लगातार भाई फीफा वर्ल्ड 11 में अपनी जगह बनाई है, और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल के करीब प्लेयर ने भी ये नहीं करा है। लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स एक महीने पहले जो क्रिटिसिज्म था वही यहाँ पर एक बार फिर से क्रिटिसिज्म आया कि ये जो फॉर्मेशन है, मैंने तुमको उस टाइम भी कहा था कि 3-3-4 की फॉर्मेशन ही तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर लियोनेल मेसी, हालैंड, एम्बापे, विनीसियस जूनियर को आगे अकोमोडेट करा हुआ है। अब देखो मैंने जितना भी सोशल मीडिया का रिएक्शन पढ़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विनीसियस क्या कर रहा है, ऑफकोर्स जेमी कैरेगर भी कह रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि लियोनेल मेसी क्या कर रहा है, और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर लियोनेल मेसी को थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिया गया, क्योंकि मैं यहाँ पर कंसिडरेशन का टाइम बता देता हूँ। वो है 19 दिसंबर 2022, यानी कि वर्ल्ड कप फाइनल के अगले दिन से लेके अगस्त तक का ही यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम इन्होंने रखा हुआ है। अब डेफिनेटली तुम यहाँ पर बता सकते हो, लेकिन इसके अलावा मेरे को ये नहीं पता कि वर्ल्ड 11 के नॉमिनेशन के वोट्स कैसे होते हैं। उसका पता है मेरे को बेस्ट अवार्ड्स वाला, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता है एडरसन ने, और यहाँ पर वर्ल्ड 11 में तीबो कोर्तोआ को जगह दी गई है। अगेन मेरे को बाकी सारे वोट्स वगैरह का ठीक है, यहाँ पर एलिसन की बात करें या फिर बाकी गोलकीपर्स की बात हो सकती है, लेकिन टर स्टेगन एक ऐसा प्लेयर था जो कि मेरे को लगता है कि रैंकिंग्स में या फिर अवार्ड्स के लिए तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर काफ़ी सही थे। नॉमिनेट का उसका केस तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, डिस्पाइट कि लोगों ने, मैंने देखा है कि वोटिंग में जावी को भी बेस्ट कोच के लिए नॉमिनेट किया था। तो जो डिफेंस था, टर स्टेगन वगैरह एवरीथिंग, मेरे को लगता है कि भाई टर स्टेगन का केस अच्छा खासा सॉलिड था। अपना रिएक्शन तुम दे सकते हो, क्योंकि मेरा रिएक्शन अगर तुम लोगे इस पे तो काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, डेफिनेटली भाई जॉन स्टोन्स, रूबन दियाज, पूरी बैकलाइन यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की फीचर की गई है। एक प्लेयर जो कि मेरे को लगता है अभी भी यहाँ पर कह सकते हो अकोमोडेट किया जा सकता था, वो था यहाँ पर रॉड्री। भाई रॉड्री को ही निकाल दिया स्टार्टिंग 11 से, और काफ़ी लोग इस चीज़ से नाखुश भी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मिडफील्ड की बात करें तो सिल्वा है, डी ब्रुयने है, बेलिंगम है, और यहाँ पर मेसी, हालैंड, एम्बापे, विनीसियस जूनियर है। तो कह सकते हो कि ट्रेबल विनिंग मैनचेस्टर सिटी का पूरा दबदबा है एक तरफा। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर फीफा बेस्ट कोच की, तो ऑफकोर्स नो डाउट यहाँ पर स्पेलेटी का नाम था, यहाँ पर कुछ लोगों ने जावी का नाम दिया, यहाँ पर कुछ लोगों ने बाकी मैनेजर्स के नाम दिए, लेकिन एक मैनेजर जिस पे अनडाउटली यूनानिमसली सबको एग्री करना था वो था पेप गार्डियोला। भाई बार्सा के साथ ट्रेबल पूरा करा और मैनचेस्टर सिटी को उसका पहला चैंपियन लीग टाइटल इतने शानदार तरीके से, पहली बात तो सबसे सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियन लीग को धोया, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेबल भी जितवा दिया। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब आइकॉनिक चीज़ थी, तो इसमें तो कोई डाउट होने वाली बात थी नहीं। इसके बाद यहाँ पर पुस्कास का अवार्ड मद्रुगा को दिया गया है। अगेन काफ़ी सही अवार्ड था, ज़्लातन टाइप बाइसिकल किक भाई साहब ने मारी थी। लेकिन एक मिनट, इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी चाय पे चर्चा की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो यहाँ पर भाई लियोनेल मेसी को 8वां फीफा मैन बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया, और 3 ही नॉमिनेशंस थे। मेसी था, अर्लिंग हालैंड था, और किलियन एम्बापे था। मैं तुमको फाइनल स्कोर लाइन बता देता हूँ। यहाँ पर जो स्कोरिंग पॉइंट्स थे वो एम्बापे के 35 थे, अर्लिंग हालैंड के 48 हैं, और लियोनेल मेसी के भी 48 थे। तो मेसी और हालैंड ने टाई किया था फर्स्ट प्लेस पे, तो एम्बापे तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी दूर चला गया था। इसी के साथ यहाँ पर फीफा का एक आर्टिकल 12 है जो कि ये बताता है कि जब भी कोई 2 प्लेयर्स का जो पॉइंट्स होता है ना, वो टाई होता है रैंकिंग, तो वहां पर यहाँ पर ये देखा जाता है कि 5 पॉइंटर किसने मारा है। ऑफकोर्स देखो वोटिंग ऐसे होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको 3 नाम बताने होते हैं। जो पहला नाम आप रखते हो रैंकिंग में उसको 5 पॉइंट मिलते हैं, जो दूसरा नाम आप रखते हो उसको 4 पॉइंट, और जो तीसरा उसको शायद से 3 पॉइंट। ऐसे में यहाँ पर जितने लोगों ने मेसी को नंबर 1 पे रखा होगा वो 5 पॉइंटर कहलाएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा 5 पॉइंटर किसने मारे हैं? लियोनेल मेसी ने। और भाई ताबड़तोड़ डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर हालैंड के 5 पॉइंटर की अगर स्कोर की बात करें वो 64 है, और अगर लियोनेल मेसी के 5 पॉइंटर की बात करोगे तो वो 107 है, लगभग 2 गुना। यानी कि आप कह सकते हो कि 2 गुना ज्यादा लोगों ने लियोनेल मेसी के लिए नंबर 1 पे वोट किया है। और ऐसे में यहां पर सबसे मजेदार सवाल ये उठता है कि काफी लोग कहेंगे मेसी ने एक बार फिर से रॉबरी कर ली, मेसी ने फिर से रॉबरी कर ली। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फीफा मैन जैसे बैलन डोर में होता है ना, बैलन डोर में भी उनकी अपनी होती है वो
लाइक बहुत सारे वोट्स इकट्ठे करते हैं। फीफा का थोड़ा सा हिसाब कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये यहाँ पर कैप्टन्स जो इंटरनेशनल टीम्स या फिर टीम्स होते हैं उनके कैप्टन्स का, उनके कोचेस का, मीडिया का और फैंस का यहाँ पर एक तरीके से वोटिंग होती है। और मैं सही बताऊं तो बहुत क्लोज है। जैसे मैं बताऊं अगर कैप्टन्स की अगर रैंकिंग्स की बात करें तो लियोनेल मेसी को 13 पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि 677 वोट्स मिले हैं। हालैंड को यहाँ पर 557 वोट्स मिले हैं, सिर्फ 11 पॉइंट्स। कोचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालैंड जीता है क्योंकि हालैंड को मिले हैं 550 वोट्स लगभग, और उसके बाद मेसी को मिले हैं 476। इसी के साथ अगर मीडिया की बात करें तो यहाँ पर भी मेसी को 315 वोट मिले हैं, उसके 11 पॉइंट्स, और हालैंड को यहाँ पर 720 पॉइंट मिले हैं और 13 पॉइंट। इसके साथ अगर फैंस की बात करें, भाई हालैंड को यहाँ पर सिर्फ 3,60,000 फैंस ने वोट किया है एज द फीफा बेस्ट प्लेयर, और मेसी को यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है एज द फीफा बेस्ट प्लेयर। इसी के चलते यहाँ पर 13 पॉइंट मेसी के और 11 पॉइंट हालैंड के। तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर वोट, अब देखो इसके रिगार्डिंग ना बहुत बढ़िया एक मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इस पे एक कोट था जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा रीट्वीट और काफ़ी ज़्यादा उसको अट्रैक्शन मिल रहा था। वो ये था कि फैंस ना थोड़े से पागल हो गए, फैंस ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि ये जो पीरियड है टाइम का, इसमें जो वर्ल्ड कप है वो कंसिडर नहीं होगा, और इसी के चलते यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मेसी के लिए वोट कर दिया। जो कि एक बार को तो जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में आ गया, हाँ यार बात तो सही कह रहा है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ तो कंफर्म है कि भाई ऐसा सही में नहीं हुआ है, क्योंकि आप एक बार को फैंस का आप लगा सकते हो कि दुगने लोगों ने, मतलब 3 से 6 लाख लोगों ने वोट किया है, लेकिन पॉइंट वहां पर सिर्फ 2 ही मिले हैं मेसी को फालतू। उधर 11 पॉइंट मिले हैं हालैंड को, इधर मेसी को 13 पॉइंट मिले हैं। आप इस चीज को कैसे एग्री कर सकते हो कि यहाँ पर कोचेस, जो कैप्टन्स हैं और जो बाकी के मीडिया लोग हैं, उन्होंने भी लियोनेल मेसी को वोट किया है। किलियन एम्बापे की बात करें, मो साला की बात करें, मेरे टीम के प्लेयर यानी फादे वालवर्दे की बात करें, लुका मॉड्रिच की बात करें, सबने यहाँ पर लियोनेल मेसी को फर्स्ट नंबर पे वोट किया है। लेकिन इसके रिगार्डिंग भाई डू लेट मी नो कि तुम्हारा कमेंट सेक्शन में क्या ओपिनियन है कि मेसी को यहां पर क्यों वोट किया गया। क्योंकि देखो सवाल अभी भी बनता है कि अगर वर्ल्ड कप नहीं था तो यहां पर फैंस की बात नहीं है, फैंस, मीडिया, कोचेस और कैप्टन सब ने ताबड़तोड़ वोट किया है भाई मेसी को, और उसके पीछे का रीजन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो कंट्रोवर्शियल तो है, मसालेदार तो है, देखो खबर, ये तो मजा सा आ गया। खैर इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस अपडेट की। देखो करीम बेंजेमा और सऊदी फुटबॉल में कुछ तो ड्रामा चल रहा है। अब हाल ही में अल इत्तेफाक की बात करें तो वहां पर जॉर्डन हेंडरसन को थोड़ी दिक्कत हो रही है और वो आईएक्स आ सकते हैं यूरोपियन फुटबॉल के लिए वापस। अब यह सऊदी अगर हम बात करें करीम बेंजेमा की तो अल इत्तिहाद में तुमको पता है गलाडो आया है जो कि काफी रिनाउंड मैनेजर है। पहले नूनो एस्पिरिटो सैंटो था, लेकिन पता चला कि भाई बेंजेमा और नूनो के बीच में थोड़ी सी अफरा तफरी और थोड़ी सी लपड़ झंडिस हो गया है, इसलिए चलते हैं यहाँ पर उसको सैक किया, बेंजेमा को रखा गया। लेकिन ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी तीसरी बार हो चुका है जब बेंजेमा ने एक बार फिर से अल इत्तिहाद की ट्रेनिंग को मिस किया है। अब देखो रीजन मैंने रियद न्यूज या फिर जितने भी सऊदी के लोकल न्यूज़पेपर है सब में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। ऐसा बताया गया कि अल इत्तिहाद ने भी इस पर यहाँ पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना इस बार करी और ना ही पहली बार करी। लेकिन इस बार क्लब ने यह अनाउंस कर दिया कि मार्सेलो गलाडो ने करीम बेंजेमा को, मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल अपडेट दी है उस स्क्वाड की जो कि जा रहा है प्री सीजन के लिए, उसमें करीम बेंजेमा नहीं है। मार्सा ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया कि भाई करीम बेंजेमा यहां पर एक तरीके से मिस किया है और मार्सेलो गलाडो उनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाले, और इसके चलते यहां पर उनको प्री सीजन से बाहर कर दिया गया है, मतलब प्री सीजन से ही बाहर कर दिया गया है। तो ये बड़ी दिक्कत है और ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप करीम बेंजेमा को, क्योंकि प्री सीजन नहीं खेलेगा तो मैचेस कैसे खेलेगा, और करीम बेंजेमा क्यों मिस कर रहा है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पर्सनल भी हो सकता है और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। ऐसे में 3 क्लब यहां पर काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रखे हैं या फिर एकदम से एक्टिव हो गए हैं, वो है यहाँ पर चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड। मैं एक बार बिल्कुल यहाँ पर सुपड़ा सा साफ कर देता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर और स्पेनिश मीडिया थोड़ा सा भुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कोई इत्तेफाक, कोई सच है नहीं। कोई लाजमी है कि हाँ ठीक है करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड स्ट्राइकर नहीं है, लेकिन रियल मैड्रिड जिस तरीके से गोल स्कोर कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी अपनी टीम को लेके चीज़ें बना रहा है, करीम बेंजेमा की जगह नहीं है। और तुमको पता है कि मतलब मुश्किल से मुश्किल शायद से कभी हुआ हो कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जिस प्लेयर को सेल किया हो उस प्लेयर को वापस लेके आया हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इंटरेस्टिंग प्लेस और काफी लोग कहेंगे कि भाई यूनाइटेड को जरूरत है करीम बेंजेमा की, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि करीम बेंजेमा को यहां पर यूनाइटेड लेके आएगी। उसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि रिसेंट टाइम में रासमस हॉयलैंड अब अपनी पकड़ रहा है, वो तेजी पकड़ रहा है और ऐसे में वो यहाँ पर गोल स्कोरिंग क्रिएट कर भी रहा है और उसको बरी भी कर रहा है। ऐसे में मेरे को ही लगता है कि एरिक टेन हैग पर्टिकुलरली यहाँ पर रासमस हॉयलैंड के मोमेंटम को तोड़ना चाहेगा, जबकि उसको पता है कि यहाँ पर करीम बेंजेमा सिर्फ एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए आएगा, उसको साइन नहीं कर सकते उसकी एज की वजह से भी और जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वो लेगा।
इसी और ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ भी काफ़ी बंधे हुए हैं। इसी के साथ अगर चेल्सी की बात करें, ये मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इक्विप्ड और सूटेबल प्लेस है जहाँ पर करीम बेंजेमा खेल सकता है। देखो इसके पीछे सिंपल है, यहाँ पर निकोलस जैक्सन एफकॉन गया हुआ है, मैं भी किसका बना रहा हूँ, वो होता तो भी कुछ ना उखाड़ पाता। एनकुंकू को एक बार फिर से इंजरी हो गई और ब्रोहा जो कि फिट है लेकिन अगेन वो यहाँ पर इतना ऑफर नहीं कर पा रहा। करीम बेंजेमा कुड बी द प्लेयर जो कि यहाँ पर लोन पे आ सकता है। इसके पीछे का सिंपल है, करीम बेंजेमा को लोन पे लेके आओ, जितना चूस सकते हो उतना चूस लो परफॉर्मेंस, और उसके बाद यहाँ पर OC1 के लिए समर ट्रांसफर विंडो में जाओ। अब इसमें दिक्कत की बात यह है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट, एज, और तीसरा ये कि करीम बेंजेमा के लिए यहाँ पर उसके अल इत्तेहाद सऊदी सरकार के साथ भाई यहाँ पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा नहीं, करीम बेंजेमा सोचेगा कि यार अगर मेरे को छोड़ना ही है सऊदी फुटबॉल तो कैसे छोड़ूं, लोन पे आगे वापस फिर क्या होगा भाई, लोन पे आने के बाद तो वापस अल इत्तेहाद जाना पड़ेगा, वहां पर क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या ट्रांसफर होगा, लोन होगा, मेरे को लगता है लोन ही होगा, वो एक देखने वाली बात है। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें हम थोड़ी सी जावी की, तो भाई ऑफकोर्स जावी को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हारे हैं उससे ज़्यादा मतलब जो स्कोर लाइन है उससे ज़्यादा किस तरीके से यहाँ पर मेंटालिटी और पूरी परफॉर्मेंस निकाली है यहाँ पर जावी की बार्सिलोना ने, उसका बहुत बड़ा रोल है कि जावी को कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा। लेकिन एक सुर में यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि भाई अभी के लिए बार्सिलोना जावी को सैक नहीं करने वाली, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। लेकिन इसके पीछे का जो अंदर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसके पीछे का जो डिसीजन है वो ये है कि प्लान बी है ही नहीं। जब रोनाल्ड कोएमन को सैक किया गया, जब वाल्वर्दे को सैक किया गया था, सॉरी क्योंकि सेत्यन को सैक किया गया तो शायद से रोनाल्ड कोएमन ऑलरेडी दिमाग में था, जब कोएमन को सैक किया गया था तो जावी ऑलरेडी दिमाग में था, और अब अगर जावी को सैक करेंगे तो कोई दिमाग में है ही नहीं। अब यहाँ पर कोई पोटेंशियल मैनेजर नहीं है या फिर इनके दिमाग में भी कोई मैनेजर नहीं है, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसे में काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि बार्सिलोना का प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना प्रेशराइज है कि मैनेजर्स तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन उस लेवल का और पेडिग्री का मैनेजर कब मिलेगा, ये दिक्कत की बात है। क्योंकि अगर हम बात करें एक बार को मिगेल सैंचेज की बात करें, रियल सोसिएडाड के मैनेजर की बात करें, तो ये सारे के सारे वो मैनेजर हैं जो कि अपने क्लब के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और एक कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के करीब भी हैं। तो मिड सीजन तो मेरे को लगता है वो यहाँ पर आएंगे। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब एम्बापे की, 15 जनवरी वो डेडलाइन थी और देखो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो मेरे को पक्का पता था कि नहीं आएगी, लेकिन ये भी है कि भाई मीडिया हरामी तो है। अब मीडिया को पता है कि सबके दिमाग में 15 जनवरी डली हुई है तो इसके रिगार्डिंग कुछ तो फटाफट से भुनना पड़ेगा। और एज सच यहाँ पर बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया ने लाइक, क्योंकि मेरे को लगता है कोई आया ही नहीं उधर से डिसीजन, लेकिन फिर भी एक रिपोर्टर है जो कि फ्रेंच रिपोर्टर है, अब्दुल्ला नाम से, उन्होंने यहाँ पर डाला है कि देखो एम्बापे ने रियल मैड्रिड के साथ कुछ साइन नहीं करा, लेकिन एम्बापे ने यह कंफर्म कर दिया कि वो पीएसजी के साथ अगला सीजन नहीं खेलेगा। ऐसे में उन्होंने दबे शब्दों में यह भी बता दिया कि पीएसजी इस समय विद और विदाउट एम्बापे यहां पर अपना फ्यूचर अब देख रही है। विदाउट तो चलो ठीक है, ऑफ कोर्स जाएगा ही, और विद ये है कि एक बार को लास्ट धक्का भी मार देंगे, क्या पता एम्बापे रिन्यू ही कर दे। ऐसे में उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि रियल मैड्रिड के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट कभी टूटा नहीं है, और वो मेरे को लगता है कि सारे रिपोर्ट एथलेटिक वगैरह सब लसन वसन सारी रिपोर्ट जितनी भी हैं सब एक तरफा ये कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पॉइंट रख रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा और रिलायबल रिपोर्ट पे जा रहा था तो मेरे को पता चला कि ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने कोट किया है फेब्रिजियो का स्टेटमेंट, और फेब्रिजियो ने इस चीज़ को कहीं लिखा नहीं है, फेब्रिजियो ने कहीं बोला नहीं है, लेकिन हाँ फेब्रिजियो ने अपने Q&A वाले सेशन में जब उससे पूछा गया कि एम्बापे का क्या सीन है तो उन्होंने अभी भी यही कहा कि एम्बापे की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। और तुमको पता है कि फेब्रिजियो रोमेनो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती या फिर उसको पब्लिक मतलब उसको पर्सनली कोई बहुत तगड़ा सोर्स उसको नहीं बताता, वो इस चीज़ को नहीं बोलेगा कि एम्बापे इस पार है कि उस पार है। खैर लिवरपूल का मेरे को लगता है मामला ठंडा हो चुका है यहाँ पर और इसमें अब ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं होने वाली। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी एवर्टन की और नॉटिंघम फॉरेस्ट की। बड़ा मज़ेदार खबर चल रही है। देखो यहाँ पर तुमको पता है कि अभी PSR चल रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल चल रहा है यहाँ पर प्रीमियर लीग का। ऐसे में एवर्टन जो कि अभी 10 पॉइंट का यहाँ पर डिडक्शन हुआ था, अब एक बार फिर से यहाँ पर उन पे एलिगेशन लगाए गए हैं और शायद से मिड अप्रैल तक यहाँ पर उन पे 10 पॉइंट का या फिर पता नहीं कितने पॉइंट का डिडक्शन और हो जाएगा। अब देखो PSR यानी कि प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी रूल जो है ये इसके रूल के हिसाब से यहाँ पर एक कैप किया गया है कि भाई सीजन खत्म होने से पहले ही इसका डिसीजन आना है। 14 दिन दिए गए हैं दोनों क्लब्स को कि भाई दोनों क्लब्स ये बताएं कि क्या रीजन रहा है और क्या करने वाले हो। उसके देखा जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट पैनल है जो कि इस पूरे केस को ले रही है वो इसको अच्छा मानती है नहीं। दोनों का मैं ब्रीफ में केस समझा देता हूँ और बता भी देता हूँ कि डिफेंस में क्या बोलने वाले हैं वो। देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें तो नॉटिंघम फॉरेस्ट को जब से वो प्रीमियर लीग में आए हैं उन्होंने 250 मिलियन खर्च कर दिए, लगभग वो 30-40 प्लेयर लिया है।
ऐसे में वो यहाँ पर जो डिफेंड करने वाले हैं, अब उनका जो लॉस है ना, जो पीएसआर बताता है वो कहता है कि भाई तुम पिछले 3 सीजन में 105 मिलियन पाउंड्स का लॉस कर सकते हो, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए इसको घटा दिया गया और इसको कर दिया गया 61 मिलियन पाउंड। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर उनकी 3 साइकिल को देखा जाए तो पिछले 2 उन्होंने, मतलब पिछला वाला प्रीमियर लीग, लेकिन उससे पहले के जो थे वो उन्होंने चैंपियनशिप में बिताए थे, इसलिए उनका यहाँ पर कम कर दिया। एवर्टन का 105 ही है। अब देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने डिफेंस में ये बोलने वाली है कि यहाँ पर उन्होंने टॉटनहम को ब्रायन जॉनसन को जो उन्होंने सेल किया है 47 मिलियन पाउंड में, वो यहाँ पर अगर वो पहले कर देते, यानी कि उस डेट से पहले कर देते जहां पर उनका जो लॉस था वो कवर हो जाता, तो उनको यहाँ पर कम पैसा मिलता। तो वो अपनी दलील में ये कहने वाले हैं कि यार देखो हम थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए क्योंकि हमको यहाँ पर अपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए और पैसा ज़्यादा चाहिए था। कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30 जून की बात करते हैं, अगर 30 जून से पहले वो ब्रायन जॉनसन को सेल कर देते तो यहाँ पर बच जाते, लेकिन उन्होंने काफ़ी लेट सेल किया, तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कि भाई देखो हमको प्राइस ज़्यादा मिल गया और हमारी फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा था, तो वो ये दलील देने वाले हैं। एवर्टन यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई देखो तुमने हमको ऑलरेडी 10 पॉइंट का डिडक्शन दे दिया है जो कि 21-22 के ब्रीच के लिए था। उन्होंने कहा कि 19, 20 और 21 ये 3 सीजन के लिए तुमने हमको पनिश किया। अब अगर तुम 22 के लिए भी, जो कि उनके लिए है कि उन्होंने 22 के फाइनेंशियल में भी थोड़ा घोटाला करा है, तो इसका मतलब 20, 21 और 22, अब इसमें 2 सीजन तो ऑलरेडी पिल चुके हैं हम, समझे कि 2 पनिशमेंट के जो कंसिडरेशन पीरियड है वो ओवरलैप कर रहे हैं, और ऐसे में वो दलील देने वाले हैं। खैर अब देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलने वाला है। तब तक के लिए आज स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।